हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो अंत तक देखिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे कि इस तरह की वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। देखिए, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप में सबसे बेटर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये होता है बेटर पॉलिसी डिसीजन के लिए। बेटर पॉलिसी डिसीजन के लिए अब आप लोग के मन में ये बात उठ रही होगी कि पॉलिसी डिसीजन के लिए ब्यूरोक्रेट और तमाम तरह के आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, तमाम तरह के ऑफिसर्स लगे रहते हैं यूपीएससी से जो सेलेक्ट होते हैं। तो आखिर क्या जरूरत यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी इस चीज़ की कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कई बार कि जो भी हमारे अफसर यूपीएससी से जो भी सेलेक्ट होके जाते हैं, होता क्या है कि वो कई बार उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि वो इस तरह के निर्णय ले सकें। जैसे मान लीजिए कि सेबी से रिलेटेड कोई डिसीजन हुआ, तो मान लीजिए कोई बंदा सेबी में काम किया हुआ है और उसे अच्छा खासा अनुभव है, उसके पास काफ़ी अच्छी डिग्री है इससे रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो बंदा बेटर डिसीजन लेगा बजाय उसके कि जो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर आया है गवर्नमेंट के प्रशासनिक लेवल की तैयारी करके। तो फ्रेंड्स, जैसे होता है, एक होता है जनरल नॉलेज और एक होता है स्पेशल नॉलेज। तो ये एक तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इनके पास जो स्पेशल नॉलेज होती है उसको एक्वायर करना, और जो कि पॉसिबल है अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करें और गवर्नमेंट प्राइवेट मिल के काम करें। इसीलिए हमारी हमारी कंट्री जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम करती है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश की कंपनी का मिक्स्ड इकोनॉमी है कि यहाँ प्राइवेट प्लेयर और गवर्नमेंट दोनों एक साथ साथ चलते हैं, जिससे कि देश का विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, आज इसी चीज़ को लेकर बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किया समझ जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके हमारे और भी वीडियोस को देखिएगा कि कौन कौन सी सीरीज चल रही है, और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से। देखिए फ्रेंड्स, केपी कृष्णन कौन है? केपी कृष्णन जो है वो फार्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये करंटली अभी हैं आईईपीएफ के चेयर प्रोफेसर है। आईईपीएफ क्या है? आईईपीएफ है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये इसके चेयरपर्सन हैं, यहाँ पे इसके प्रोफेसर हैं ये। और ये रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स है, जो कि ये इस जो आईईपीएफ है इसका काम है कि लोगों को एजुकेट करना। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ये होता है जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेट करना, जिससे कि वो सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके अच्छे सही डायरेक्शन में। तो ये इसका काम होता है। तो इसी के चेयरपर्सन है, तो आप समझ चुके होंगे कि इनकी एक्सपर्टीज क्या होगी। और ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च में ये है बेसिकली। और जो हमारी दूसरी यहाँ लेडी है वो हैं रूपा कुडवा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी? ओमिदयार नेटवर्क इंडिया की। ओमिदयार नेटवर्क जो है वो भी जितने भी बोल्ड इंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि जिसके अंदर रिस्क एपेटाइट जिनका ज़्यादा होता है और जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, उनको ये फाइनेंस करती है, उनको फंडिंग देती है ओमिदयार नेटवर्क इंडिया। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ये ओमिदयार नेटवर्क इंडिया की जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। तो काफ़ी सीनियर प्रोफेशनल है यहाँ, चाहे वो केपी कृष्णन हो गए चाहे वो रूपा कुडवा हो गए। तो ये इन दोनों ने मिलकर इस पर एक अच्छी खासी रिसर्च की है गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके। तो आज हम उसी चीज़ को थोड़ी एम्फेसाइज करेंगे, इनकी बातों को आपके सामने एज इट इज रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल हमने द हिंदू के एडिटोरियल से लिया है। तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है और इनके व्यूज़ जो है पूरी तरीके से पर्सनल है। अब हम आगे लेके चलते हैं आपको। देखिए बैकग्राउंड क्या है इसका। देखिए 15 जनवरी 2021 को, अभी हाल ही में 15 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया था क्या? एक प्रोग्राम क्या था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। ये 3.0 इन्होंने लॉन्च किया था। और क्योंकि देखिए पहला ये लॉन्च हुआ था ये 2015 में, फिर 2017 में 2.0, उसके बाद अभी ये 2020 आई थिंक 2020 या 2018 में ये 2.0 लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये 3.0 लॉन्च हुआ था। और ये थर्ड फेज है इस स्कीम का जो कि लॉन्च हुआ था। ये बूस्ट करता है स्किल, कंट्री को स्किल करने के लिए। ये इसका जो थर्ड वर्जन था वो उसमें गवर्नमेंट जो चाहती थी फोकस करने का, ये जो थर्ड वर्जन इसका जो बनाया गया था, ये जो 3.0 था, इसका मेन जो वर्जन था वो ये था, इसमें गवर्नमेंट ये चाहती थी फोकस करने का।
लोकल स्किलिंग इंटर रिक्वायरमेंट को लेके, जिससे कि लोकल जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं लोग वो भी स्किल्ड हो सके, जिससे और उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी, जिन्हें लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का, कि जिससे कि जो विलेजर्स हैं जो गांव में रहते हैं उनके पास भी वही स्किल आ सके जो कि शहरों में रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और शहरों की तरफ उनका प्लान कम कम होगा, और वो गांव में ही अपनी अच्छी खासी अच्छे पैकेज पे वो आराम से काम कर सकेंगे। तो इसलिए ये लोकल स्किल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 3.0 चलाया गया था। तो अब इसी फेज में क्या हुआ था कि इसमें जो गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो चुनौती था, सबसे बड़ा एक चैलेंज कह सकते हैं उसको, थ्रस्ट कह सकते हैं इसको, वो ये था कि जितने भी एम्पावरिंग स्टेट हैं, जितने भी एम्पावरिंग मतलब जो कि पावरफुल, जो कि एम्पावर कर सकते हैं किसी को भी, जो कि मतलब इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट वो जितने स्टेट, ये थर्स्ट ईयर स्कीम का था कि किस तरह से हम एम्पावर करें स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट को, जिससे कि इम्प्लीमेंट कर सके स्किलिंग जो स्कीम है ये, उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर सके स्टेट्स और बाकी डिस्ट्रिक्ट, और उनको रीजनल लेवल पे भी प्रमोट कर सके। ये स्कीम की गाइडलाइन स्कीम की गाइडलाइन जो थी वो ये कहती थी कि यहाँ पे जो इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा दो फेज में से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें पहला फेज ये होगा जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा पायलट बेसिस पे 2020 और 21 के फिजिकल ईयर में को लेके, और जो उसी तरह साइमल्टेनियसली उसको ये इनिशिएट करेगी क्रिएशन करने का इस इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क का सेकेंड फेज 2021 से 2026 तक लेके। तो ये इसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोग्राम था कि पहला जो है दो फेज में ये आगे बढ़ेगा, ये टोटल 3 फेज में, 2 फेज में आगे बढ़ेगा, जिसमें फर्स्ट फेज जो होगा वो 2020 से 2021 तक के फिजिकल ईयर में होगा, और जो दूसरा होगा वो इनिशिएट होगा 2021 से 2026 तक, जो 5 ईयर्स का होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप, देखिए प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो पार्टनरशिप की बातें यहाँ होगी। तो यहाँ हम पार्टनरशिप को लेके यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें क्या था, बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच था गवर्नमेंट का प्लानिंग करने का, जिससे कि जो कि दिखता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थॉटफुल अप्रोच से। उनका थॉटफुल अप्रोच था किस लिए, इकोसिस्टम स्किलिंग करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि पूरे इकोसिस्टम हमारा जो है, हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से स्किल्ड हो। उसी देश में, हमारे देश का एक फ्यूचरिस्टिक ये अप्रोच कहा जा सकता है इसको। हालांकि देखिए कोई भी प्लान जो इस तरीके का होता है उसमें ढेर सारे मल्टीपल राउंड्स की कंसल्टेशन, मतलब बिना कंसल्ट की इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते, बिना दूसरों के साथ काम किए आप अकेले इस चीज को लागू नहीं कर सकते, और ना ही अकेले आप कोई भी इस तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं जिससे ढेर सारे लोगों को जॉब मिल जाए या ढेर सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कोई बिजनेस अपने आप अकेले दम पे नहीं खड़ा कर सकते, आपको को वर्किंग लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ कोलेबोरेशन की जरूरत भी पड़ेगी बाकी की गवर्नमेंट और एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ। आपको गवर्नमेंट की भी उसमें कोलेबोरेशन की जरूरत पड़ेगी और भी एक्सटर्नल पार्टनर्स की, मतलब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप को ग्रो करना मेन लक्ष्य है। अब देखिए यहाँ क्या है कि पिछले अगर कुछ सालों में आप देखिए तो यहाँ पे जो ये है कि गवर्नमेंट का और एक्सटर्नल पार्टनर जितने भी हैं, यानी कि एक्सटर्नल पार्टनर का यहाँ सेंस है कि कोई बड़ी कंपनी हो गई, कोई मल्टीनेशनल हो गई, एमएनसीज हो गई, या कोई भी कंपनी जो कि गवर्नमेंट से पार्टनरशिप करके कुछ बेटर करना चाहती है, जैसे टाटा ग्रुप हो गया। तो ये सारे जो है एक्सटर्नल पार्टनर्स जो है ये एक साथ काम करते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। जो भी प्रॉब्लम्स में अगर मान ली कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी होती है उसको अगर मेंटेन करना, तो उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम मान लीजिए गवर्नमेंट चला रही है, कोई पॉलिसी चला रही है, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्सपर्ट्स जो मिलते हैं वो उनको प्राइवेट प्लेयर से ही मिलते हैं। तो ये अक्सर जितने भी ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं ये अपने एक्सपर्ट्स देते हैं, जो कि इनके फील्ड में काफ़ी समय से अनुभवी होते हैं, वो समय से काम करते हैं। तो ये लोग गवर्नमेंट की भी मदद करते हैं, जिससे आम जनता का भी फायदा होता है। अगर सीनियर लेवल पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कई बार इंट्रोड्यूस किया, मतलब रखा है सिस्टम एक लेटर एंट्री के द्वारा गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मौका दिया। लेटर एंट्री की बात हम बाद में करेंगे। लेटर एंट्री का भी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जिसमें से एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वो लेते थे। नीति आयोग ने ये काम काफ़ी किया है। अब देखिए कई ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, एंटिटीज हैं, जो इन्होंने, जैसे कि मान लीजिए नीति आयोग, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, वो ज़्यादातर रिक्रूट करते हैं कितने प्राइवेट इंडिविजुअल को, कंसल्टेंट को, जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सके, जो कि लोगों की मदद कर सके, और ऑफिसर्स को जो कि स्पेशल ड्यूटी पे होते हैं, या यंग प्रोफेशनल्स को जितने होते हैं उनको लेके नीति आयोग ने काफ़ी लोगों को रिक्रूट किया है। और इसमें ज़्यादातर जो लेटरल रिक्रूटमेंट हुआ लेटर एंट्री के द्वारा गवर्नमेंट में, वो हुआ है इसी लेवल पे। और जो रोल है इस कैटेगरी का वो था, इस कैटेगरी जो भी स्टाफ होते हैं इनके, उनका रोल प्राइमरी होता है कि सपोर्ट करना जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है, जैसे जो भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या जाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या बाकी डिपार्टमेंट में, उनको जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट करने के लिए
ये इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग एग्जिस्टिंग जितने भी ये जो रोल होता है, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका यही होता है, लेटर एंट्री के द्वारा जो आते हैं उनका काम होता है जो भी एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट, उनकी मदद करना, ताकि वो और उन्हें क्या देना, रिसर्च और अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको पूरी तरीके से प्रोवाइड कराना जब भी उनको लगती है कि इस चीज़ की उनको सख्त ज़रूरत है, तो जिससे कि काम अच्छी तरीके से हो सके। तो ये इनका मेन लक्ष्य होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो क्या होता है कि देखा गया है कि जो कैपेसिटी की काफ़ी कमी होती है, वो देखा गया है काफ़ी बड़े लेवल पे। जब भी कोई पॉलिसी का डिसीजन लेना होता है तो अक्सर क्या होता है कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है या उससे रिलेटेड डिसीजन पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, डिसीजन सही समय पे या सही तरीके से नहीं लिया जा सकता है क्योंकि स्किल्स की कमी होती है, कैपेसिटी की कमी होती है। कई बार जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी कमी होती है। और अगर गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं है, कहीं लैक कर रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ जरूरी है कि वो बाकी की नॉलेज और जितने भी रिसोर्सेज हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स उससे ले, और ये कर सकती है वो पार्टनरशिप के द्वारा, थॉट पार्टनरशिप्स के द्वारा वो ये काम कर सकती है, जिससे कि जैसे जहाँ पे जब भी जरूरत हो तो वो पार्टनर्स को बुला सके, जिससे कि गवर्नमेंट की उन पर्टिकुलर कमियों को ये थॉट पार्टनरशिप जो है दूर कर सके, जो भी इनके इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसे दूर कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा यहाँ पे जो डिफरेंस है, सबसे बड़ी चीज किसमें, थॉट पार्टनरशिप के यहाँ पे जो सबसे की डिफरेंस है, जितने भी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो ये थॉट पार्टनरशिप है वो काफी डिफरेंट है, जो कि रिक्रूटमेंट होता है कंसल्टेंट का। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंसल्टेंट्स को भी रखती है, रिक्रूट करती है समय समय पे, तो वो कंसल्टेंट खाली कंसल्ट करने का उनका काम होता है, और एक होता है थॉट पार्टनरशिप। इन दोनों में काफी डिफरेंट होता है। और देखिए कंसल्टेंट जो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कराती है, ये एडिशनल मैन पावर होता है उनको, जो कि उनके रूटीन टास्क को हैंडल करता है। देखिए कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि ये एक एडिशनल स्टाफ कह सकते हैं इसको आप, ये गवर्नमेंट का एक एडिशनल स्टाफ है कंसल्टेंट, जो कि जो मैनेज करता है सारे मैन पावर, एडिशनल मैन पावर होता है ये, जो कि रूटीन टास्क जो भी होते हैं गवर्नमेंट के वो उनको हैंडल करता है। जबकि थर्ड पार्टनरशिप जो होता है वो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में होता है, और ये किसके लिए होता है, प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा किया जाता है, ये प्राइवेट एंटिटीज के लिए होता है। और ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टाइज देते हैं गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए, पॉलिसी डिजाइन के लिए या पॉलिसी की इवेल्युएशन के लिए, कि कैसे डिजाइन करना है, क्या इवेल्युएट करना है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ जो की डिफरेंस है किसके किसके बीच में, थॉट पार्टनरशिप के बीच में, थॉट पार्टनरशिप के बीच में और कंसल्टेंट्स के बीच में, थॉट पार्टनरशिप के बीच में और कंसल्टेंट के बीच में। जो यहाँ पे सबसे बड़ा थ्रस्ट गवर्नमेंट का वो डिफरेंस है यहाँ पे, वो यही है कि जो भी कंसल्टेंट होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के एडिशनल मैन पावर होते हैं, रूटीन टास्क में यूज होते हैं। और जो थर्ड पार्टनरशिप होते हैं वो एक पूरे स्ट्रक्चर मैकेनिज्म होता है, स्ट्रक्चरल वे में होते हैं, उनके पास एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज होता है, उनके एक्सपर्ट होते हैं वो गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट की मदद करते हैं, वो प्राइवेट प्लेयर होते हैं बेसिकली, और वो मदद करते हैं किसमें, थर्ड पार्टनरशिप जो थर्ड पार्टनर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो होते हैं डिसीजन में मदद करते हैं, इवेल्युएशन में मदद करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में मदद करते हैं। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इनको आखिर पैसा कौन देगा। देखिए गवर्नमेंट जितने भी ब्यूरोक्रेट है उनको तो गवर्नमेंट फंड कर देती है, लेकिन अब इनको फंड कौन करेगा। अगर लेटर एंट्री के द्वारा या इस तरह की गवर्नमेंट जो भी एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी प्लेयर आ रहे हैं तो उनकी चार्ज भी ज़्यादा करेंगे। अगर वो स्पेशलाइज है, उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज अगर वो एक्वायर कर रहे हैं तो स्पेशल चार्ज भी वो करेंगे। तो ये फंडिंग इशू सबसे बड़ा है। तो ये गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, देखिए गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को जो भी वो जिनको भी ले आ रहा है उन्हें पूरी प्रॉपर रूप से फंडिंग करे, उन्हें पैसे दे, जिससे कि तो ये क्या होता है, इसमें प्राइवेट प्लेयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जितने प्राइवेट एंटिटी होती है, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है फंडिंग का, जैसे मैंने बताया अभी, नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी फंड जो होता है किसी भी एजेंसी से फंड लेने से काफी मतलब सावधानी बरतती है, और जो भी उसके साथ चुनौतियां आ सकती हैं अगर वो दूसरे से फंड लेती हैं तो उनके साथ काफी अलग एजेंडा अपनाती है। अगर उसे फंड्स लेने होते हैं किसी इस तरह की कंपनी से, तो दोनों तरफ से इसको बहुत ही सावधानी गवर्नमेंट बरती है। और ये क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि हमेशा वो इस तरह के फंड प्रोजेक्ट में फंडिंग करे, इसीलिए क्या करती है, प्राइवेट पार्टनर्स को इन्वॉल्व करती है। तो गवर्नमेंट के खुद फंड करना इन पर कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट पार्टनर्स को इन्वॉल्व करती है। जब इस तरह के प्रोजेक्ट जो है काफी अनकन्वेंशनल थॉट पार्टनरशिप के द्वारा मतलब आते हैं, थॉट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है अनकन्वेंशनल थॉट पार्टनरशिप के द्वारा बिल्ड करती है, और इस तरह के प्रोजेक्ट, जिससे इस तरह के प्रोजेक्ट भी आगे चल सके। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि
ये बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता जो कि रिक्वायर होता है फंड करने के लिए थॉट पार्टनरशिप में। ये जो मैक्सिमम देखिए क्या होता है, ये मनी जो होती है जो इस थॉट पार्टनरशिप में किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उनको दिया जाता है, वो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट के लिए एक रोड ब्लॉक बन जाता है, मुश्किल बन जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये रोड ब्लॉक आता है डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के बजट से। जो मिनिस्ट्री बजट पास करती है उसमें कई बार इस चीज़ों का जिक्र नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ये पूरी तरीके से क्या है, अनकन्वेंशनल है। ये अनकन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल नहीं है, ये अनकन्वेंशनल है। तो अनकन्वेंशनल का मतलब ये कि हमेशा नहीं कि हमेशा राइज होगा, ये अचानक से राइज हो सकता है। कोई आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उसमें अचानक से कोई समस्या आ सकती है, ये ठीक उसी तरीके से है, ये अनकन्वेंशनल है। तो इसे आप पहले से गेस करके नहीं चल सकते। तो मिनिस्ट्री की जो बजट आती है वो अक्सर गेस करके ही आती है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो हम इतने खर्च करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बजट का जो सेशन होता है, बजट के जो प्रीव्यू होता है, वो उनके जो फोरसीन होता है, वो जो फ्यूचर को एनालिसिस करके वो बजट बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो पार हो जाता है और इनको काफ़ी इनकी ग्रोथ जो निगेटिव चाहिए जाती है, इससे इनको और फंड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए से इस वजह से रोड ब्लॉक जो यहाँ पे क्रिएट होता है वो इसीलिए होता है। लेकिन जो प्रोसेस होता है अप्रूवल करने का, जो फंडिंग का एक्सटर्नल एजेंसी से, वो काफ़ी मतलब इनके लिए मददगार साबित होता है। वही इनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी न्यूज़ क्या है, यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है कि कई ऐसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपी का मतलब वो होता है जो भलाई करने वाले होते हैं, जो फंड देने वाले होते हैं, समय समय गवर्नमेंट की मदद, लोगों की मदद करते हैं, वो होते हैं। तो वो क्या करते हैं, और जितने भी इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग फर्म हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज हो गई, जैसे मैंने जिक्र किया अभी, जैसे टाटा भी अपनी इनकम का ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा दान देती है अपने चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ पे भी और बाकी जगहों पे भी दान देती है, जितनी उनकी टाटा का जो एम्पायर है उसमें। तो ठीक उसी तरीके से कई ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जैसे टाटा फिलैंथ्रोपी है, तो उस तरह कई ऐसे हैं, और डोमेस्टिक भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, जो कि मदद करते रहते हैं गवर्नमेंट की। कई ऐसी एजेंसीज भी हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़े अमाउंट को वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भलाई के काम में, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट का भी फायदा हो। तो ये तरह तरह के देशों में ऐसे ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट करते हैं किसी क्रिटिकल सेक्टर के लिए, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है जिसमें से इंडिया भी इंक्लूड है, ये लोग अक्सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन ये तो अच्छी न्यूज़ है कि भाई ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ इसलिए भी नहीं है कि जो ज़्यादातर ये फंडिंग होती है वो जाती है सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स को, या कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी बीच में रुकावट आ जाती है, उसका वर्क काफ़ी लिमिटेड होता है, और उसका जो कॉन्टेक्चुअल सेटिंग होता है वो मतलब एक रिलेटिव वो कॉन्टेक्स्ट में होती है कि हम इस पर्टिकुलर काम में ही इस चीज़ को खर्चा करेंगे, और ये कोई सिस्टमेटिक फंडिंग नहीं होती है। सिस्टमेटिक या सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कहा जाए उसके अंतर्गत ये नहीं होती है। यही डिफरेंस है जो कि ट्राइंग करने का, जो कि डिस्ट्रिक्ट का जो लर्निंग लेवल होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करना, और डायरेक्ट क्लासरूम की इंटरवेंशन के द्वारा, और वर्सेस हम दोबारा से रीथिंक करें कि किस तरह गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम जो वर्क करेंगे स्टेट या कंट्री में। मतलब क्या है? मतलब यहाँ ये है कि जो इस तरह की फंडिंग से जो भी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, जो भी सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे जो अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है वो ये है कि जो इस तरह की जो फंडिंग होती है वो काफ़ी कॉन्टेक्चुअल सेटिंग में होती है, और वो कोई सिस्टमेटिक फंडिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब इंटरवेंशन आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत आई तो वो लोग फंड करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट का जो लर्निंग होता है, डिस्ट्रिक्ट कोई भी चीज़, डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्लेयर्स काम कर रहे हैं, जो भी मैन पावर का स्टाफ काम कर रहा है, उसको जो भी चीज़ सिखाना है, उसको जो भी चीज़, उसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स को उसको प्रोवाइड कराना है, वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो वो डायरेक्ट क्लासरूम में जाके, क्लासरूम इंटरवेंशन में जाके चीज़ को क्लासरूम में जाके मतलब इस चीज़ को उन्हें सिखाए। क्लासरूम का यहाँ इन द सेंस है कि डायरेक्ट फील्ड में जाके उन्हें उस चीज़ को सिखाए, वर्सेस कि ये वापस से रीथिंकिंग करे कि किस तरह की गवर्नमेंट के स्कूल सिस्टम में वर्क करें स्टेट या कंट्री में। तो यहाँ मतलब मेनली, यहाँ बेसिकली अगर एक मतलब कम शब्दों में कहें तो यहाँ यही है कि जैसे कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ए स्टार्ट हुआ। अब प्रोजेक्ट ए अगर स्टार्ट है तो प्रोजेक्ट ए में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, लेकिन यहीं पे कुछ रोड ब्लॉक आ गया, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लेयर यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उनके लिए या तो स्पेशल को बुलाए, कि किसी स्पेशलिस्ट को बुलाए, किसी एक्सपर्ट को बुलाए, जो कि मान लीजिए ये एक रोड ब्लॉक आया तो इसको पार करके आगे निकल सके, या गवर्नमेंट क्या करे, वापस से रीथिंक करे, यहीं पे रुक के रीथिंक करे, और रीथिंक करके नए डिज़ाइन को क्रिएट करे, न्यू डिज़ाइन को क्रिएट करे, जिससे कि इस काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एक अंतर होता है। तो या तो गवर्नमेंट रीथिंक करेगी या तो बाहर से किसी को बुलाएगी। अब यहाँ पे ये भी है कि जितने फिलैंथ्रोपिक फर्म हैं
उनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, जो कि देखो दान जो लोग करते हैं वो लोग अपने मन से करते हैं, और जितने फॉर्म्स होते हैं वो भी उस हिसाब से रिक्वायर करता है। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे 60 करोड़ की जरूरत है, ज्वाइनिंग उन्हें 60 करोड़ रुपए मिल ही जाएंगे। हो सकता है कोई फिलैंथ्रोपी बोले कि मैं आपको 30 करोड़ ही रुपीज दूंगा, तो इस तरह की, इसलिए गवर्नमेंट को वापस से रीथिंकिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों में काफी सेक्टरल ट्रांसफॉर्म से काफी अंतर हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि कॉन्टेक्चुअल सेटिंग में ये देती है, न कि सिस्टमेटिक। तो ये अंतर है। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए हमने आपको जो बताया फंडिंग इशू, आपने समझ गए होंगे फंडिंग इशू को। अब यहाँ पे हम बताते हैं अर्लियर प्रोग्राम, जो पहले के प्रोग्राम वहाँ पे चल रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बातें बताता हूँ। देखिए पास्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे सिस्टमेटिक थॉट पार्टनरशिप यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया गया था, मतलब बीच बीच में ऐसा किया गया है कई बार मिनिस्ट्रीज के बीच में, अक्रॉस मिनिस्ट्री जितनी मिनिस्ट्री हैं सब लगभग सभी के बीच में कोई ना कोई इस तरह की पार्टनरशिप का प्रयोग किया गया है। 2005 में क्या हुआ था कि अशोक लहरी कमेटी बनी थी, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा अशोक लहरी कमेटी बनी थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि अशोक लहरी कमेटी कब बनी थी, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, या किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो 2005 में क्या होता है, अशोक लहरी कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसके पास एक रिपोर्ट थी जो कि ये कहती थी कि अभी इंडिया के इतना हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं है एक्सटर्नल कैपिटल फ्लो को लेके और कंट्रोल को लेके इंडिया में। अशोक लहरी कमेटी ने बनी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे बनाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी उसमें इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी हम इंडिया के पास अभी प्रॉपर इनफ नॉलेज नहीं है, जो भी एक्सटर्नल कैपिटल फ्लो होता है कि जो पैसा यहाँ से बाहर जाता है और जो बाहर से अंदर आता है, वो दोनों चीज़ों को लेके, या तो जो बाहर से पैसा अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो उसको इंडिया कंट्रोल कर सके, या जो पैसा अंदर से बाहर जा रहा है उस पर इंडिया का किस तरह का कंट्रोल रहे या उससे रिलेटेड नॉलेज रहे। तो इसके पास अभी इंडिया की काफ़ी कमी है। अशोक लहरी कमेटी ने इस कमी को बताया था और ये कमेटी ने रेकमेंड किया था। अब देखिए कमेटी का काम यही होता है कि वो आपकी कमियों को बताए और उससे रिलेटेड रेकमेंड करे, कुछ आपको सजेशन दे, जिससे कि आप एक नए रिजल्ट पे पहुंच पाएँ और तरक्की कर पाएँ। तो इस तरह से कंपनी ने अपने रिकमेंडेशन दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, इस्टेब्लिश किया गया था। क्या इस्टेब्लिश किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को एस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रिसर्च प्रोग्राम के द्वारा। ये इसमें जब कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें जल्द से जल्द एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और रिसर्च प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा, उसको लॉन्च करना होगा। ये जो प्रोग्राम था उसकी वजह इससे क्या हुआ, इस प्रोग्राम से एक पूरे वर्ल्ड क्लास रिसर्च के रूप में कैपिटल कंट्रोल और कैपिटल को फ्लो, जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल के उसने जो अशोक लहरी कमेटी थी उन्होंने बताया था कि इंडिया में अभी जो एक्सटर्नल मनी फ्लो है, एक्सटर्नल कैपिटल फ्लो है, उसकी अभी कंट्रोल की अभी काफ़ी कमी है, उसके पास इनफ नॉलेज नहीं है, ये अशोक लहरी कमेटी ने बताया था। तो इसी के लिए रिकमेंड किया कि अगर इसको कंट्रोल करना है तो हमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हमें इस्टेब्लिश करना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंतर्गत ये आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। ये प्रोग्राम जो है लीड किया जाएगा किसके द्वारा? वर्ल्ड क्लास रिसर्च और कैपिटल कंट्रोल एंड फ्लोज करेगा इंडिया में, जो कि डेवलप किया जाएगा इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा। इसमें इंडियन रिसर्चर इन्वॉल्व होंगे जो कि रिसर्च करेंगे किसके अंतर्गत? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फाइनेंस एंड पॉलिसी के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रिसर्च प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, जो कि आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो ये जो प्रोग्राम था इसकी वजह से क्या होगा कि एक रिच बॉडी बनेगी पूरे वर्ल्ड क्लास रिसर्च की कैपिटल कंट्रोल ऑफ फ्लो को लेकर, जो इंडिया में कैपिटल कंट्रोल ऑफ फ्लो करेगी, और ये डेवलप की जाएगी किसके द्वारा? इंडियन के रिसर्चर जितने हैं वो डेवलप करेंगे इसको, और ये यूज़ की जाएगी इन्फॉर्म करने पॉलिसी। ये जो है यूज़ होगी गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड मैटर को हैंडल करने के लिए। गवर्नमेंट को ये बॉडी जो बनेगी, वो इंडिया रिसर्चर्स जो है वो इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को कि इस तरह की चीज़ें की हो रही हैं, और मनी कंट्रोल के लिए इन तरह के हमें स्टेप्स लेने काफ़ी ज़रूरी हैं। अब 2015 में क्या हुआ था कि ये हमने बताया, अब 2005 में अशोक लहरी कमेटी आई। अब देखिए 2015 में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक रिसर्च सेक्रेटेरिएट, जो कि रिसर्च सेक्रेटेरिएट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें इनके जो कि हेड थे, जिनका हेड उन्होंने बताया विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी। विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी को उन्होंने बताया, किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। ये क्यों बना था विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी? ये बना था सपोर्ट करने के लिए किसको? कंपनी लॉ कमेटी को।
कंपनी लॉ कमेटी को जैसे कि लॉ से रिलेटेड जो भी इशू हो रहे थे उस समय, तो उसको हैंडल करने के लिए कंपनी लॉ कमेटी को लॉ कमेटी के सपोर्ट के लिए विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी बनाया गया, जिससे ये आखिर क्या करेगी, ये विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी का क्या काम करेगी, ये इन्फॉर्म करेगी डिसीजन को, जिसमें भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को लेके, किन किन एरिया में इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंसी को लेके, और कैपिटल को किस तरह बढ़ाया जाए, पेनाल्टी किस तरह से लगाई जाए, और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पार्टी के जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी और बाकी पार्टीज होते हैं उनके जो ट्रांजेक्शंस होते हैं और बाकी एरियाज में ये क्या करेगी, ये इन्फॉर्म करेगी डिसीजन को लेके, जिसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व होंगे, जिसमें प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व होंगे, और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को लेके, इंसॉल्वेंसी क्या और कैपिटल कैसे फ्लो किया जाए, और पेनल्टीज और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड ये इन्फॉर्म करेगी। किसको इन्फॉर्म करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने से बनाया था 2015 में, जिससे कि डायरेक्ट गवर्नमेंट तक जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाए। तो इस तरह समय में निर्णय लिए गए। तो अब यहाँ क्या हुआ कि देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थे वो काम किसके साथ करी थी, जैसे मैंने बताया आपको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ। और ये क्या कर रही थी, लीगल रिसर्च दे रही थी और टेक्निकल असिस्टेंट दे रही थी इंडियन और फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स को पॉलिसी एनालिसिस कर रही थी और फॉर्मुलेट कर रही थी, साथ ही साथ इसके साथ इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी भी कर रही थी कि कौन कौन उसके डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असेसमेंट करने के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की जाती है, जिससे कि सुधार किया जा सके समय समय पे डिसीजंस में अपने। और जो कि डिसीजन कौन लेता है, ये डिसीजन लेने का होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए हुआ क्या इसमें कि देखिए ये सब टर्म्स काफ़ी टफ हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हुआ क्या कि सेबी, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या करेगी, मान लीजिए कि सेबी कोई निर्णय ली, ठीक, हम देखिए इसी सेंटेंस को हम उल्टा पढ़ते हैं। जब आपको किस तरह का सेंटेंस समझ में ना आए तो उल्टा पढ़िए उसको। देखिए सेबी क्या करेगी, डिसीजन, देखिए सेबी क्या करेगी, डिसीजन लेगी। सेबी ने डिसीजन लिया, टेकन बाय, यानी सेबी ने लिया डिसीजन, तो डिसीजन कोई भी सेबी क्या करेगी, डिसीजन लेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो डिसीजन लेगी, और इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की जाएगी, और ये साथ ही साथ फॉर्मुलेशन भी इसका किया जाएगा, पॉलिसी एनालिसिस ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, और फॉरेन और इंडियन जो भी फॉरेन और इंडियन दोनों के फाइनेंशियल मार्केट, और जो भी पॉलिसी जो बन रही है फॉरेन मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, उसके रिलेटेड पॉलिसी एनालिसिस करेगी, फॉर्मुलेट करेगी, साथ ही साथ कंडक्ट भी करेगी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी को उन डिसीजंस पे जो कि लिए गई है सेबी के द्वारा। और इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने काम किया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ, जिससे कि वो लीगल रिसर्च प्रोवाइड करा सके लीगल रिसर्च को, और टेक्निकल असिस्टेंट दे सके, जो भी टेक्निकली जो भी कमियां हैं उसमें असिस्ट कर सके इंडियन ऑन फॉरेन मार्केट। देखिए क्या हुआ, जो अशोक लहरी कमेटी ने 2005 में जो कमेटी बनाई, 2005 में उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है, तो ये उसी का परिणाम था ये कि ये इन्होंने क्या किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्होंने बनाया, और ये काम करेगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ। क्यों काम करे, आखिर इसका काम में, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ आखिर क्या काम करेगी, ये प्रोवाइड करेगी लीगल रिसर्च को, जितने भी लीगल रिसर्च, उससे लीगल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च होगी उसको, और साथ ही साथ टेक्निकली जहाँ जहाँ बैकवर्डनेस आ रही है गवर्नमेंट की वहाँ भी मदद करेगी। किस चीज़ से रिलेटेड, इंडियन एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, पॉलिसी एनालिसिस से रिलेटेड, और फॉर्मुलेट करेगी, साथ ही साथ कंडक्ट करेगी इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी को, जो कि डिसीजन इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी को, जो कि डिसीजन जो है जो कि लिया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेती है उससे रिलेटेड। तो ये इसका बहुत ही अहम रोल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब 2018 में क्या हुआ कि ये तो हमने अभी जो हमने आपको बता रहे थे वो तो 2015 का था, ये तो हमने बताया 2015 के बारे में आपको। अब बताते हैं 2018 के बारे में। देखिए 2018 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने खुद से ही स्टार्ट कर दिया। कई तरीके इंगेज होने लगी, खुद ही इंगेज होने लगी ढेर सारे प्राइवेट फर्म के साथ, जिसमें एक नाम है डेलबर्ग ग्लोबल डेवलपमेंट एडवाइजर्स, ये हैं, और समग्र ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस, ये समग्र के साथ, ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस के साथ, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सके और डिज़ाइन बना सके 2025 के विज़न को लेके। गवर्नमेंट ने जो 2025 का विज़न दिया था उससे रिलेटेड चीज़ों को मेंटेन करने के लिए 2018 में क्या हुआ कि
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने खुद से ही स्टार्ट किया इंगेज करना ढेर सारे मल्टीपल प्राइवेट फर्म्स को। जैसे ये तो एक अच्छी चीज़ थी, जैसे डेलबर्ग ग्लोबल डेवलपमेंट एडवाइजर और समग्र ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस को इन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू किया, इनके साथ इंगेज होना शुरू किए, जिससे कि कॉन्सेप्ट को और मिल सके और डिज़ाइन मेंटेन कर सके विजन को लेके 2025 के विजन को पूरा करने के लिए, जिससे इंडिया इकोनॉमिकली पावरफुल बने। और ये सब देखिए, वैसा बेसिकली हुआ था जो मोदी जी ने हमारे कहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उनको बिल्ड करने का उनका एक ड्रीम था, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कब तक, 2025 तक। तो उसी विजन के तहत ये सारे काम चल रहे थे। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट यही काम करती है जो अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ये कॉम्प्लेक्स और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर जैसा भी हो आपको कमेंट सेक्शन में बताएगा, अगर आपको कोई इसमें लाइन समझ में नहीं आई तो आप हमें जरूर बताइएगा। हमारी फैकल्टी उस आपके डाउट को कंप्लीट करने की कोशिश, पूरा करने की कोशिश करेगी इस वीडियो से रिलेटेड। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो भी प्रोग्राम चल रहे थे, मैंने देखिए आपको कहाँ शुरुआत की, मैंने सबसे पहले बताया ये सारा देखिए प्रोग्राम तो केपी कृष्णन ने दिया है, रूपा कुडवा ने दिया है। बैकग्राउंड हमने बताया कि 15 जनवरी 2021 को मतलब इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में लॉन्च किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ये तीसरा फेज था। इसको 2 फेज में इन्होंने कंप्लीट करना था, जो पायलट बेसिस पे 2020-21 में फिसल ईयर को लेकर। और इसका काम ये सेकंड फेज का 2021 से 26 तक के लिए था और फर्स्ट फेज 2020 से 2021 तक के लिए था। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, पार्टनरशिप को ग्रो करने की मैक्सिमम कोशिश की। इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया। तो इससे कुछ सालों में नीति आयोग ने भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी काफ़ी मतलब बताया। और इसमें ये भी हमने आपको एक डिफरेंस समझाया कि एक थॉट पार्टनरशिप क्या है और एक कंसल्टेंट, दोनों में अंतर क्या होता है। कंसल्टेंट बेसिकली एक ऑफिशियल होते हैं, एडिशनल मैन पावर होते हैं किसी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के लिए। और जो कंसल्टेंट होते हैं वो कंसल्टेंट भी वही होते हैं जो एडिशनल ऑफ मैन पावर होते हैं रूटीन टास्क के लिए। और जो भी थॉटफुल पार्टनर्स होते हैं वो रिक्रूट करते हैं अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, और वो स्ट्रेटजिक एक्सपर्टाइज होती है उनके अंदर, तो वो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में और पॉलिसी डिजाइन इवेल्युएशन इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी मदद करते हैं। हमने बताया फंडिंग इशू क्या था, गवर्नमेंट ने प्राइवेट जगह से भी फंड लेती है, जितने फिलैंथ्रोपिस्ट है, जितने भी इन्वेस्टिंग फर्म्स उनसे भी गवर्नमेंट ने पैसा लिया है। अब देखिए जो बाकी जो पहले प्रोग्राम चलता हमने स्टार्ट किया 2005 में, जैसा रेगुलर कमेटी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ अगर इंडिया के पास अभी भी एक्सटर्नल कैपिटल फ्लो को कंट्रोल करने का, एक्सटर्नल कैपिटल फ्लो और को कंट्रोल करने का अभी भी मतलब कैपिटल का फ्लो और कंट्रोल दोनों अभी इंडिया के हाथ में नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी बनाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, और ये एक रिसर्च प्रोग्राम बनाएंगे। और इसमें ये प्रोग्राम जो है इससे एक वर्ल्ड क्लास बॉडी इंडिया की डेवलप होगी, जो कि जिससे कि इंडिया कैपिटल फ्लो को इजीली कवर कर लेगा, इजीली कंट्रोल कर सकेगा, फ्लो कंट्रोल दोनों को देख लेगा। अब देखिए 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ने कंस्टिट्यूट किया एक रिसर्च सेक्रेटरीट ने, जिसके हेड थे विधि रिसर्च फॉर लीगल पॉलिसी। लीगल सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट करती कंपनीज लॉ कमेटी को, और ये इन्फॉर्म करेगी डिसीजन जो है इनका जो डिसीजन होगा वो तो इन्फॉर्म डिसीजन करेगी कुछ उन प्रिंसिपल पे और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस पे, जिसमें कैपिटल कैसे इंक्रीज करना, पेनाल्टीज कहाँ लगाना है और बाकी ट्रांजेक्शन्स को लेके चीज़ों को हैंडल करेगी। तो इसके लिए 2025 के टारगेट को पूरा करने के लिए 2018 में भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने कई तरीके की प्राइवेट फर्म्स जैसे के साथ खुद से ही इंगेज होना शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप समझिएगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि चीज़ें किस तरह से एक के साथ एक चल रही हैं, किस तरह से चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे क्या किया जा सकता है, आगे करना क्या चाहिए। देखिए ये जो है उनका व्यू है, दोनों राइटर्स जो मैंने आपको बताया है इसमें। अब इसमें आगे क्या किया जा सकता है, इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पे जो अटेम्प्ट बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि इस्टेब्लिश करने का थॉटफुल पार्टनरशिप गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज के बीच में, वो एक तरह तो देखा जाए तो वो इंस्ट्रक्टिव है और अगर देखा जाए तो काफ़ी इंस्ट्रक्टिव है, और अगर देखा जाए तो काफ़ी डिस्परेट और एपिसोडिक टाइप में भी इसको कह सकते हैं कि एक के बाद एक एपिसोड के फॉर्म में चलेगा। ये कोई, हालांकि ये एक बात ये भी है कि ये कोई डेफिनेट प्राइवेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कोलैबोरेशन का कोई डेफिनेट वे नहीं है। ये एक थॉटफुल पार्टनरशिप है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टाइज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये कोई मतलब डेफिनेट वे नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कोलैबोरेशन को लेके, क्योंकि देखिए इंडिया जो है हमेशा इंडिया मैक्सिमम टाइम में फेस करता रहा है, कम ही फेस कर, हालांकि हमारे देश में कई स्कॉलर्स हैं और प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जो है फेस करता है कहीं ना कहीं करप्शन, या जो कर लीजिए आप इसको, कहीं ना कहीं स्कॉलर्स और जितने भी प्रैक्टिशनर हैं वो उनकी कमी कहीं ना कहीं इंडिया महसूस करता है, जो कि
जो और उनकी कमी महसूस जो कि सिंगुलरली फोकस कर सकें रिसर्चिंग और सॉल्व करने के लिए इंडिया के प्रॉब्लम से। तो अभी इंडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी कमी महसूस करता है। तो इस तरह की अगर जो चीज़ें होती रहेंगी, जैसे पार्टनरशिप का मैंने आपको नाम बताया, थॉटफुल पार्टनरशिप का मैंने नाम बताया, तो वो क्या होता है कि पॉलिसी के चॉइसेस को लेकर वो बनेंगे, जो वो एक आइसोलेशन में बनेंगे। और अकेले अगर अगर इस तरह पॉलिसी का चॉइसेस अगर आइसोलेशन में अकेले अगर ये चीज़ बनती है तो ये ऐसे सही नहीं है। इसके लिए एक रिगरस डिबेट रिसर्च और क्वेश्चनिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं, जो कि थॉट पार्टनरशिप देता है। इस तरह की चीज़ें अगर पॉलिसी के चॉइसेस जो आइसोलेशन में बना लेना ठीक नहीं है। और आइसोलेशन में अगर हम इस चीज़ को मेंटेन करते हैं तो इसके साथ साथ हमें डिबेट भी करना होगा, हमें रिसर्च भी करना होगा, हमें क्वेश्चन भी करना होगा, तब जो कि थर्ड पार्टनरशिप का मेनली काम है और जिससे हमारा रिजल्ट अचीव होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में देखा जाए तो इस तरह की और पार्टनरशिप जो होते हैं वो फंड करने की ज़रूरत है, जिससे कि जितने भी एक्सटर्नल हमारे बाहरी जो भी एक्सपर्ट है उनकी मदद हमें पूरी तरीके से मिल सके, उनकी स्किल्स को हम एक्वायर कर सकें अपने यंग पॉपुलेशन के लिए, और जिससे कि एक स्केलेबल सोल्यूशन तक हम पहुंच सके। पॉलिसी चैलेंजेस जो हमारे कंट्रीज में प्रेजेंट में फेस कर रही है उसको दूर करने के लिए। तो यहाँ पे थॉटफुल पार्टनर्स का एक बहुत बेटर यहाँ पे रोल है। तो ये बेसिकली थॉटफुल पार्टनर्स ही हैं जो इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो क्योंकि एक्सटर्नल ये थॉटफुल पार्टनर्स के पास एक स्ट्रेटजिक एक्सपर्टाइज होगी जो कि आगे कंट्री को लीड करने में और प्रॉब्लम से दूर करने में, जो कंट्री अभी फेस करी पॉलिसी चैलेंजेस को लेकर, जैसे अभी किसान आंदोलन होने लगा, तो ये क्या, ये कहीं ना कहीं पॉलिसी में एक लूप होल है जिसकी वजह से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो ये सारी चीज़ों को पॉलिसी को दूर करने के लिए ये पूरी तरीके से रिसर्च डिबेट, इस पर बाकायदा क्वेश्चनिंग, सारी चीज़ें करने के बाद एक पॉलिसी बनेगी तो वो सबके हित में होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारे इस वीडियो में। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और इस तरह की वीडियोज़ आपको और भी मिलेंगी। और अब आप वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, पेज को जाइएगा, फेसबुक पे लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने कई लिंक दिए हैं, पॉलिसी से रिलेटेड कई बुक्स के भी लिंक हैं, आप जाके वहाँ से बुक्स भी परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हम कई पॉलिसी से रिलेटेड बेस्ट बुक्स आपको देंगे जो कि हमारे कई राइटर ने लिखा। अभी हामिद अंसारी जी ने भी अभी हाल ही में एक बुक लिखी है, तो उसका भी हम लिंक आपको दे देंगे कमेंट सेक्शन नीचे, कमेंट सेक्शन में दे देंगे। हामिद अंसारी जी की जो न्यू बुक लॉन्च हुई है आप उसको परचेस कीजिएगा, उसको जरूर खरीद के पढ़िएगा। इस तरह की बुक्स पढ़ने से आपका भी माइंड, हो सकता है आने वाले दिनों में थॉटफुल पार्टनर्स में आपका भी एक रोल हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।